नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, भारत के स्पेस सपने को झटका। 2026 का इसरो का पहला ही मिशन फेल हो गया। तो भारत एक ऐसा देश है जिसने कम बजट में चांद तक पहुंचने का सपना पूरा किया है। मंगल की कक्षा में पहली ही कोशिश में भारत ने इतिहास रच दिया था और यही वजह है कि इसरो जब भी कोई मिशन लॉन्च करता है तो पूरे देश की नज़रें आसमान की तरफ होती है। लेकिन दोस्तों, 2026 की शुरुआत में इसरो को ऐसा झटका लगा जिसने वैज्ञानिकों से लेकर आम लोगों तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत का सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV लगातार दूसरी बार अपने मिशन में असफल हो गया। आज के इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज हम इस वीडियो में किसी अफवाह पर नहीं बल्कि पूरी सच्चाई पर, तकनीकी वजहों और भविष्य के असर पर आधारित टॉपिक पर बात करेंगे। हम इस वीडियो के अंत में ये भी बात करेंगे कि आखिर इसरो के भविष्य के क्या प्रोजेक्ट हैं और इसरो उस पर क्या काम कर रहा है और इसरो के इस फेल होने के पीछे का कारण क्या था और इसमें इसरो को क्या क्या लॉस हुआ। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एंगल पर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसरो का लगातार दूसरी बार मिशन फेल हो गया। सबसे पहले बात करेंगे कि PSLV इतना महत्वपूर्ण क्यों है। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये एक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है PSLV C62। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, यह वही रॉकेट है जिसने भारत को सैकड़ों सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। कई विदेशी देशों के सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में पहुंचाए हैं और इसरो को कमाई और विश्वसनीयता दोनों दिलाई है। इसी वजह से PSLV को इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है। अब ऐसे रॉकेट का लगातार 2 बार फेल होना अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और हम जानते हैं कि भारत और देश और विदेश के तमाम मीडिया हैंडल के द्वारा ये खबर बहुत ही तेज़ी में कवर किया जा रहा है, क्योंकि आखिरकार PSLV फेल कैसे हो गया, वो भी 1 बार नहीं बल्कि 2 बार। तो चलिए हम इसके पीछे की वजह के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम आते हैं कि 12 जनवरी को 2026 कि उस सुबह पर स्थान इसका था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जहां पर PSLV C62 लॉन्च पैड पर तैयार खड़ा हुआ था। वहां पे काउंटडाउन शुरू हुआ और जैसे ही रॉकेट ने जमीन छोड़ी, तालियों की गूंज और उम्मीदें आसमान तक पहुंच गई। पहले कुछ मिनट तक तो सब कुछ सही था। पहला और दूसरा चरण सफलतापूर्वक कंप्लीट हुआ, परंतु असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब हम देखेंगे कि क्यों लगातार दूसरी बार फेल हुआ PSLV। इसरो को इससे कितना झटका लगेगा। इसरो का लगातार दूसरी PSLV मिशन विफल हो गया। तीसरे चरण में जाकर PSLV रॉकेट भटक गया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। जिन सैटेलाइट को उसे सूर्य ऑर्बिट में पहुंचाना था वो अंतरिक्ष में ही गायब हो गई। इस मिशन को विफल नहीं होना चाहिए था। इसका असर इसरो पर ही होगा, आर्थिक तौर पर भी और इमेज के तौर पर भी, क्योंकि 2 विफलताएं उसके क्रेडिबिलिटी पर भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर सवाल खड़ा करेगी। जैसा कि मैंने बताया था कि इसरो का PSLV एक बहुत ही विश्वसनीय सैटेलाइट है। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, PSLV C62 जो कि फेल हुआ, इसके ऊपर बहुत सारे मार्केट में न्यूज बन रहे हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसरो का कौन सा मिशन था जो कि फेल हुआ है। तो इस मिशन का सबसे अहम हिस्सा था EOS N1 सैटेलाइट, जिसे अन्वेषा भी नाम दिया गया था। और इसी सैटेलाइट को लेकर भारत में बहुत बड़ा न्यूज बना हुआ था और भारत के सभी भारतीयों और सभी साइंटिस्ट की निगाहें इस सैटेलाइट पर टिकी हुई थी। आखिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस अन्वेषा मिसाइल की खासियत क्या थी। तो इस सैटेलाइट का काम था धरती की निगरानी करना, रणनीतिक इलाकों पर नजर बनाए रखना और प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी और सुरक्षा से जुड़े डाटा को कलेक्ट करना। इसके साथ साथ 15 और छोटे सैटेलाइट भेजे जा रहे थे, यानी यह मिशन केवल वैज्ञानिक नहीं, रणनीतिक और आर्थिक रूप से भी उतना ही अहम था। अब हम जानेंगे कि आखिर PSLV काम कैसे करती है और तीसरे चरण में ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से मिसाइल फेल हो गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि PSLV C62 मिशन 4 चरणों में काम करता है। पहला चरण था PS1। इस चरण का काम है S139 ठोस बूस्टर कोर के साथ 6 स्टेप्स ऑन बूस्टरों को करना था। ये करीब 2 मिनट तक चलता है। ये रॉकेट को 50 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले गया। शुरुआती स्पीड भी दी थी, यानी कि पहला स्टेप तो बहुत आसानी से कंप्लीट हो गया। दूसरा चरण PS2 है, जिसमें कि ये विकास तरल इंजन से संचालित था। इसमें UDMH और N2O4 ईंधन को काम करना था। यह चरण 2 से 3 मिनट तक चलकर रॉकेट को 220 से 250 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले गया। तब तक रॉकेट की स्पीड 14,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी थी, यानी कि दूसरा चरण भी काफ़ी आसानी से कंप्लीट हो गया। अब आते हैं तीसरे चरण में। लिक्विड इंजन पर आधारित होता है और यह चरण रॉकेट को सही कक्षा में पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। यहीं पर रॉकेट का संतुलन बिगड़ गया, दिशा में असामान्य बदलाव आया, सेंसर ने डेविएशन दर्ज किया। सरल भाषा में कहे तो रॉकेट भटक गया और चौथे चरण तक रॉकेट पहुंच ही नहीं पाया। इसरो के वैज्ञानिक तुरंत समझ गए कि मिशन गंभीर खतरे में है। ऐसे उन्हें पता चला कि मिशन खतरे में है तो मिशन को असफल घोषित कब किया गया। दोस्तों, अंतरिक्ष में 1 सेकंड की गलती पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती है।
तीसरे चरण की गड़बड़ी के कारण रॉकेट तय कक्षा में नहीं पहुंच पाया, सैटेलाइट अलग होने का सही समय नहीं आया और सभी 16 सैटेलाइट नियंत्रण से बाहर हो गए। इसरो ने पूरी पारदर्शिता के साथ मिशन को असफल घोषित किया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इंडिया टीवी के द्वारा और बहुत सारे न्यूज हैंडल के द्वारा बहुत ही बड़े खबर के तौर पर कवर किया गया था। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसरो मिशन PSLV फिर हुआ फेल और ये बहुत ही बड़ा न्यूज बन गया। PSLV फेलियर 2026 लगातार दूसरी नाकामी। इसकी विफलता की मुख्य वजह बताई जा रही है PSLV का 64 मिशन था ये, ठीक है, जो कि श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष के सुबह 10:18 बजे रवाना हुआ था। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये 16 उपग्रह ले जा रहा था। एक तो अन्वेषा था और इसके साथ 15 और उपग्रह थे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अन्वेषा नामक एक अत्यंत गोपनीय और निगरानी उपग्रह भी शामिल था। ऐसा लग रहा है कि यह दोष तीसरे चरण के नोजल या केसिंग सिस्टम के संरचनात्मक या भौतिक खराबी का लग रहा है, जिसके कारण दबाव में कमी आ गई और इसे इंजन की शक्ति प्रभावित रूप से अवरुद्ध हो गई। लगातार दूसरी विफलता के बाद यहाँ सबसे अहम बात है कि यह पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले PSLV का एक मिशन पूरी तरह सफल नहीं हो पाया था। लगातार 2 विफलताएं होने के बाद तकनीकी खराबी समीक्षा की मांग करती है, सिस्टम अपग्रेड की जरूरत दिखाई देती है और भविष्य की रणनीति बदलने का संकेत देती है। हालांकि इसरो ने साफ कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसरो की क्रेडिबिलिटी या कमर्शियल झटका भी लगा है। तो बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इसरो न्यू पेस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से PSLV को एक व्यावसायिक उत्पाद के रूप में बढ़ावा दे रहा है। PS3 एक ठोस इंजन है, इसमें खराबी नहीं आनी चाहिए। अगर इसरो इसकी लापरवाही या निर्माण दोष मानता है या निरीक्षण में चूक की बात स्वीकार करते हैं तो उसे कमर्शियल तौर पर झटका लगेगा। ये PSLV के कमर्शियल बीमा प्रीमियम और प्रतिष्ठा के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। फिर बाजार में इसरो की क्षमताओं और इमेज को भी बड़ा झटका लग सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इसरो का मार्केट में एक बहुत ही बड़ा नाम है और इसकी सफलताओं को लेकर मार्केट में कोई भी क्रेडिबिलिटी पर इसके अभी तक दाग नहीं है, जिसके पीछे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इसके PSLV जो रॉकेट है ये बहुत ही विश्वसनीय रॉकेट है और इसमें कभी भी तकनीकी या कोई भी खराबी नहीं आ सकती है। इसको लेकर कयास लगाया जा रहा है कि इसरो के क्रेडिबिलिटी पर भी बात आ सकता है। अब हम जानेंगे कि PSLV जब फेल हुआ तो इसके पीछे कितने का नुकसान हुआ था। इसरो को कितने का नुकसान हुआ, क्या सैटेलाइट के नुकसान का भुगतान ग्राहकों को करना होगा या बीमा कंपनियां इसे कवर करेंगी। तो दोस्तों हम बता दें कि PSLV 61 और C62 मिशन की असफलता से इसरो को 300 से 400 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि उसे EOS-09 और अन्वेषा जैसे स्वदेशी उपग्रहों के निर्माण लागत को देना होगा। साथ में ही इस रॉकेट से जो दूसरे विदेशी सैटेलाइट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इसके साथ 15 और सैटेलाइट जा रहे थे, उनके भी नुकसान की भरपाई करनी होगी। अभी तक इसरो का रिकॉर्ड 90% सफलता का रहा है, लेकिन ये नुकसान इस रिकॉर्ड को धक्का देगा। लेकिन लगता है कि बाजार में अभी उसकी पकड़ बनी रहेगी, क्योंकि ऐसा सभी अंतरिक्ष कंपनियों के साथ होता आया है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये अंतरिक्ष कंपनियों के लिए बहुत ही साधारण सी बात है, क्योंकि इसमें किसी भी तकनीकी या फिर किसी भी चूक से पूरा मिशन खराब हो सकता है। ये जानने की कोशिश करेंगे कि वैज्ञानिक क्या कर रहे थे। असफलता के तुरंत बाद एक जांच समिति बनाई गई, हर स्टेज का डाटा निकाला गया और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की जांच शुरू हुई। इसरो की खासियत यही है कि वह असफलता छुपाता नहीं है, बल्कि उससे सीखता है। यही वजह है कि इसरो बार बार वापसी करता है और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर वापसी करता है। इस मिशन से एक राहत की भी खबर आई। एक स्पेनिश री एंट्री कैप्सूल सुरक्षित रहा और लगातार सिग्नल भेजता रहा। यह दिखाता है कि सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुआ था। क्या भारत की स्पेस छवि को भी नुकसान हुआ है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अंतरिक्ष विज्ञान में असफलता नई बात नहीं है। नासा के भी कई मिशन फेल हुए हैं। रूस और यूरोप ऐसी गलतियां झेल चुके हैं। इसरो की असफलता भारत की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी की कोशिश है और इसकी ईमानदारी का सबूत देता है कि इसरो किसी भी चीज़ को छिपाता नहीं है और वो पहले से ज़्यादा मजबूत और रणनीतिक तरीके से वापसी करता है। अब हम इसरो के फ्यूचर मिशन की बात करेंगे। इसरो ने साफ संकेत दिए हैं कि PSLV सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। भविष्य के मिशन और ज़्यादा सुरक्षित होंगे। नए रॉकेट प्लेटफॉर्म पर जोर दिया जाएगा। दोस्तों, हर असफलता एक नई सफलता की नींव होती है। PSLV C62 एक झटका जरूर है, लेकिन यह भारत के अंतरिक्ष सपनों का अंत नहीं है। गगनयान से लेकर PSLV तक साल 2026 में इसरो का प्लान नए साल में भारतीय अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। साल 2026 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मार्च 2026 तक 7 मिशन पूरे करने की बड़ी योजना बनाई है। इसके अलावा नए साल में बिना क्रू वाले रोबोटिक टेस्ट से लेकर महत्वाकांक्षी प्लेनेटरी एक्सप्लोरर तक इसरो के लिए किफ़ायती इन्वेंशन का एक बेहतरीन उदाहरण साबित होने वाला है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसरो के फ्यूचर प्लान बहुत ही आकर्षक हैं और इसरो ने इसको लेकर पहले से ही संकेत देने शुरू कर दिए हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही गहराई से समझने वाले विश्लेषण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।